थ्योरेटिकल भी है। तो पॉलिटिकल में तो कुछ भी नया नहीं है, असल तो फिर बुनियाद ही उसके थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, क्योंकि यही थ्योरेटिकल फीचर्स आपको इंटेलेक्चुअल बेस प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान के लिए। असल काम की चीज यहां से डेवलप होनी। सो फिर इसको जरा तवज्जो से आप सुनिएगा, और रिकमेंडेशन तो मेरी यही है कि आप इसके आर्टिकल को, सॉरी इसकी स्पीच को पढ़े जरूर एक बार, है ना, क्योंकि आप उसको अगर पढ़ गए तो आपको जो है वो नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के टॉपिक्स ये जब हमने किए थे, ये और बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएंगे। इकबाल के थ्योरेटिकल जो फीचर्स हैं इकबाल के एड्रेस के, उसमें पहला जो फीचर है जो हम उसके एड्रेस से निकालते हैं, उसके नजदीक इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। फॉर इकबाल, इंडिया में मल्टीपल नेशंस रहती हैं जी। और उन मल्टीपल नेशंस में एक नेशन पे मुस्लिम्स भी हैं। फॉर इकबाल, इंडिया एक स्टेट या एक टेरिटरी नहीं है। इकबाल के नजदीक इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट। ये एक कंट्री है ही नहीं। ये कभी हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली वन कंट्री रहा ही नहीं। पूरे इंडिया में, जिसकी इकबाल कहता है कि इंडिया की पूरी इंडियन हिस्ट्री की तारीख में नॉट इवन अ सिंगल रूलर रूल्ड इंडिया। बड़े बड़े बादशाह भी आए, औरंगजेब, आलमगीर आया, अशोक आया, ठीक है जी, चंद्रगुप्त आया, ऐसे कि जो सबसे ज्यादा जिनकी बादशाह जो है इलाकों में फैली, बट नॉट इन ऑल एट ऑल इंडिया लेवल। फिर भी छोटे मोटे और बादशाह मौजूद रहे। तो ये एक मुल्क कभी रहा ही नहीं। इवन ज़ाहिर 20th सेंचुरी में बात कर रहा है इकबाल, तो वो जो नेशन स्टेट का आइडिया है कि नेशन स्टेट की अपनी एक टेरिटरी होती है जो कि डिफाइंड होती है, ये आइडिया भी कभी इंडिया पर अप्लाई नहीं हुआ। इंडिया की बाउंड्रीज कम ज्यादा मुख्तलिफ बादशाहतों में होती रही। तो ये एक सिरे से मुल्क ही नहीं है भाई, ये एक सब कॉन्टिनेंट है जिसमें मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, और उनमें से एक कौम मुस्लिम है। यानी उसके नजदीक इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिक्स क्लेम की जाती है,
और वो उसी ऑल इंडिया की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया क्लेम करते हैं कि एक मुल्क इंडिया बन जाएगा, आजाद मुल्क। इकबाल कहता है ये कभी एक मुल्क रहा ही नहीं, ना तारीखी तौर पे, ना ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि एक सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स में ये इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है कि वो एक ऑल इंडिया लेवल पर सियासत करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं। फिर इकबाल अपने इस आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए दो एग्जाम्पल्स का सहारा लेता है। एग्जाम्पल्स कह दें आप या दो आर्गुमेंट्स कह दें आप, दो आर्गुमेंट्स का सहारा लेता है। इकबाल कहता है जनाब नेशन क्या होती है, व्हाट इज अ नेशन, नेशन है क्या, आप इसको डिफाइन कैसे करें। तो जो वेस्ट की नेशन की डेफिनेशन है, मगरिब से जो डेफिनेशन आती है नेशन की, कि अ नेशन इज टू टेरिटरी, जमीन का टुकड़ा होगा तो उसमें रहने वाले एक नेशन कहलाएंगे, नेशन स्टेट कहलाएंगे। तो अगर हम इस वेस्ट की डेफिनेशन को इंडिया पे अप्लाई करें तो इंडिया एक टेरिटरी है और इसमें रहने वाले फिर सारे क्या हो गए, इंडियंस। ये एक मुल्क है जिसमें सारे रहने वाले इंडियंस हो। सो इकबाल कहता है ये जो कंसेप्शन है, दिस कंसेप्शन ऑफ नेशनहुड, कि हम तमाम हिंदुस्तानी हैं, दिस कंसेप्शन ऑफ नेशनहुड, इकबाल कहता है इट कैन नॉट एड्रेस political problems of Indian Muslims। इससे इंडियन मुस्लिम्स के सियासी मसाइल हल नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इसमें मुख्तलिफ कौमें आबाद है। एक इंडियन नेशनहुड तो कभी इंडिया में डेवलप ही नहीं हुआ। अ सिंगल इंडियन नेशनहुड, ये तो कभी इंडिया में डेवलप ही नहीं हुआ। एक कौमियत के सब एक है, ये कभी डेवलप नहीं हुआ इकबाल के ख्याल। सो ये जो मगरिब की डेफिनेशन है, ये इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल नहीं करती। जब एक कम्युनिटी, एक नेशन, उसके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ही एक डेफिनेशन से सॉल्व नहीं होते, तो वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ अ नेशन ये इंडिया पर अप्लाई नहीं हो सकता फॉर इकबाल। दूसरी तरफ फिर वो देखता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट नेशनहुड का, कौमियत का, इस्लामिक कंसेप्शन। तो इस्लामिक कंसेप्शन तो फिर जो है वो यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड पर है जी। उम्मत, मुसलमान, मुस्लिम्स living in any part of the world are one nation। एक उम्मत है, एक कौम है, दुनिया में जहां मर्जी रह रहे। तो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, ये तो टेरिटोरियल लेस है,
इसमें टेरिटरी नहीं आ रही कि इस टेरिटरी में रहने वाले मुसलमान एक कौम है, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहने वाले एक कौम। ये मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को तो ये डेफिनेशन समझ आती है, बिकॉज ये उनके फेथ के साथ जुड़ी हुई है। तो ये मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को तो बात समझ आती है कि दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमान हम भाई हैं, एक उम्मत है, एक कौम, रिलीजन की बुनियाद। बट ये बात ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ आ सकती है, ना ही ये बात ब्रिटिश को समझ आ सकती, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी एक टेरिटरी की पॉलिटिक्स है, और ब्रिटिश भी नेशन के आइडिया को उसी वेस्ट के आइडिया के तौर पर देखते हैं, एक इंडिया और उसमें रहने वाले तमाम इंडियंस। सो जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं मुस्लिम्स की, डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वो भाई उसी वक्त आपको डिमांड्स मिलेंगी ना जब इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस खास तौर पे ब्रिटिश, उन्हीं से लेने हैं ना आपने अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स। कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बात करके, यूनिटी करके, कभी अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट्स करके। सो इन दोनों को आपका ये जो इस्लामिक कंसेप्शन है ऑफ नेशन, उसको तो ये फील ही नहीं कर सकते, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। सो लिहाजा जो आपका इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ऑफ नेशन, ये भी इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए आपको ब्रिटिश और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस चीज पे लाना पड़ेगा ना कि मुस्लिम लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे बिलोंग टू वन नेशन। कहेंगे वो आगे से कहेंगे भाई हमने दुनिया के मुसलमानों का तो ठेका नहीं उठा रखा। सो रिजल्टेंटली ना तो वेस्टर्न डेफिनेशन ना इस्लामिक डेफिनेशन, दोनों इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इकबाल वेस्ट के कॉन्सेप्ट को या इस्लामिक कॉन्सेप्ट को क्रिटिक कर रहा है, कंडेम कर रहा है, ऐसा नहीं। बस ये हमारे मसाइल का हल नहीं डेवलप कर सकते। सो देयरफॉर इकबाल को एक न्यू डेफिनेशन ऑफ नेशन वो बनानी पड़नी है, एक ऐसी डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी समझ आए और जो ब्रिटिश को भी समझ आए। समझ आ रही जी बात की? अब वो न्यू डेफिनेशन को बनाने के लिए इकबाल जो दूसरी बात, फिर अभी यहां तक अभी हम उसका एक यानी उसके फीचर, एक फीचर पे बात हो रही है, इस फीचर पे जी कहां गया, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, इस पे बात हुई। दूसरी बात इकबाल फिर ये करता है कि भाई रिलीजन कंप्लीट कोड होता है या नहीं होता। इकबाल कहता है कि वेस्ट ने किया किया बेसिकली 1648 से, जब आपका मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ,
तो वेस्ट ने क्या किया, वेस्ट ने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया। यानी रिलीजन भाई इंडिविजुअल का मैटर है, तो इसका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यानी रिलीजन को चर्च तक कन्फाइंड कर दिया और पॉलिटिक्स सेकुलर हो गई, मजहब से अलग। सही जी। और इसका अगर हम देखें तो वेस्ट को फायदा हुआ। वेस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें प्रोग्रेस का आइडिया स्लोली एंड ग्रेजुअली आना शुरू हो गया और बाय द टाइम 1930 वेस्ट पावरफुल है, तरक्की हो रही है। इवन वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वेस्ट बेहतरी की तरफ जा रहा है। सो वेस्ट की कंसेप्शन ऑफ नेशन से ये साबित होता है कि भाई रिलीजन कंप्लीट कोड नहीं है, रिलीजन नॉट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, बल्कि ये तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल का मामला है। सही है जी? लेकिन कहता है आपको अब इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताते हैं। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में इकबाल कहता है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वो साइड बाय साइड चलते हैं जी, ये सेपरेट नहीं होते। इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सही जी। जिस तरह इकबाल कहता है कि आप माइंड एंड मैटर को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, उर्दू में आप कह रहे हैं मतलब रूह और जिस्म, माइंड एंड मैटर, इनको आप अलग अलग सेग्रीगेट नहीं कर सकते, इनको आप अलग अलग नहीं समझ सकते। रूह को समझना है तो जिस्म को समझो, जिस्म को समझना है तो रूह को समझो। सही है। इसी तरह इकबाल कहता कि सोसाइटी एंड कल्चर ये भी आपस में लिंक्ड होते हैं। सोसाइटी समझनी है तो उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को समझो, कल्चर समझना है तो उस सोसाइटी में समझो जिस सोसाइटी में वो कल्चर प्रैक्टिस हो। ये आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह इकोनॉमी एंड इंटेलेक्ट ये आपस में कनेक्टेड होते हैं जी। जैसी मईशत वैसे ही फिक्र। अगर मईशत में सूदखोरी है तो लोगों का जो इंटेलेक्ट है उसमें भी फिर हमें हिर्स, हवस, पैसे की ये नजर आएगी। तो इकोनॉमी और इंटेलेक्ट, फिक्र, सोच माशरे की ये भी आपस में कनेक्टेड होती है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसी पैटर्न पर इकबाल कहता है कि आप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दोबारा लिख।
one cannot segregate between religion and politics, कि इसी तरह मजहब और सियासत ये भी आपस में कनेक्टेड है, आप इनको अलग-अलग नहीं समझ सकते। हाँ, मगरिब ने ऐसा कर लिया कि मजहब और सियासत को अलग-अलग कर दिया, लेकिन इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आप इनको अलग-अलग नहीं समझ सकते, कर ही नहीं सकते। गॉड की तरफ से मैसेंजर, मैसेंजर आगे गॉड का पैगाम पीपल तक लेके जाता, गॉड का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान आगे लोगों तक लेके जाता, वही इसके मुताबिक चलो। तो सोसाइटी उसमें इस्लामिक टेंडेंसी बनती है, तो जैसी सोसाइटी तो मतलब फिर कल्चर भी इस्लामिक बनता है। सोसाइटी इस्लामिक होती है तो उसका फिर इंटेलेक्चुअल लेवल भी, फिक्री इस्तदलाल भी इस्लामिक होता है, तो फिर जैसी फिक्र तो उसकी इकोनॉमी भी इस्लामिक होती है। तो यूं एक कंप्लीट कोड है जी इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट कोड नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वेस्ट का सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, इसने तो प्रोग्रेस करवाई, तरक्की करवाई, जबकि 1930 का इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो दुनिया में किसी एक भी मुस्लिम इलाके में एक्सरसाइज नहीं हो रहा। चलो पहले ऑटोमन एम्पायर वगैरह भी, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में खत्म हो, मुसलमान तो मुस्लिम्स डिवाइडेड है पूरी दुनिया में, इवन इन 1930s। तो इसका मतलब है जो सिस्टम प्रोग्रेस करवाता है वही बेहतर है। तो इकबाल कहता है प्रोग्रेस बहुत बड़ी बात करता है, कैन नॉट बी अ क्राइटेरियन टू डिटरमिन strength of a system। प्रोग्रेस क्राइटेरिया हो ही नहीं सकती कि जिससे आप ये अंदाजा लगा लें कि कोई निजाम कितना स्ट्रेंथ है, उसमें कितना पावरफुल है। ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आपको कोई निजाम तरक्की करवा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। अब बहुत गहरी बात, बहुत मजेदार बात, इसको जरा आसान जुबान में हम समझ लें पहले ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो। फर्ज कर लें आपका एक दोस्त है ए, ईयर 2000 में ए बहुत पुअर है और फिर ए आपको 2022 में मिलता है, बहुत रिच है, तो आप क्या कहेंगे कि इसने बड़ी तरक्की कर ली, प्रोग्रेस कर ली जी, इसके पास अब लैंड भी है, इसके पास जनाब रिसोर्सेज भी हैं, कैश भी है, तो इसने तो बड़ी तरक्की कर ली। यही कहेंगे कि मेहनत की है जी इसने, मेहनत की है तो तरक्की हुई है।
बट आपको पता लगे कि ये जो पुअर से वो रिच हुआ है, तो इसका तरीका क्या था, मेथड क्या था, क्या किया इसने? इसने कोई बिजनेस किया, इसने कोई एग्रीकल्चर की, इसने किया क्या? तो आपको पता लगा भाई इसने तो स्मगलिंग की। ये स्मगलिंग के धंधे में लग गया था, जिसकी वजह से इसने इतना पैसा कमा लिया। तो क्या आप उसकी प्रोग्रेस को जस्टिफाइड कहेंगे अखलाकी तौर पर? नहीं कहेंगे ना। तो प्रोग्रेस कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया टू डिटरमिन स्ट्रेंथ। इसका मतलब है स्मगलिंग का तरीका, आप कह रहे हो जी ठीक है, आओ स्मगलिंग करें तो इससे तरक्की हो जाती है। प्रोग्रेस कोई क्राइटेरिया नहीं है तरक्की के मयार को जज करने, इसको किसी भी निजाम की स्ट्रेंथ को जज करने। ये बात समझ आती जी? ये जरूरी है इस चीज को समझना कि इकबाल हमारी जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस में वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों जी, किसी का कोई इशू, कोई सवाल इस पे, इस बात को लेके अगर नहीं समझ आती तो? हाँ जी, स्मगलिंग के अलावा तो पॉजिटिव काम भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो जो तरीका है, जिस तरीके से उसने काम किया, असल तो उसकी इंपॉर्टेंस हो गई ना, तरक्की की इंपॉर्टेंस तो ना हुई ना। उसने अपने अच्छे अखलाक के जरिए कारोबार किया, नेक नीति के साथ कारोबार किया, जिसकी वजह से तरक्की हुई। तो तरक्की पे तो फोकस नहीं हो रहा, असल तो उसी मेथड पे तो फोकस हो रहा ना। कि अगर आप कहें जी कि क्या बात है जी, तरक्की कर ली, बहुत अच्छा आदमी जी, तरक्की कर ली, नहीं, किस मेथड से किया, असल तो फोकस ही उस पर आ रहा ना। अच्छे तरीकों से किया, बुरे तरीकों से किया, असल तो फोकस उसी पे। ऐसे जो लेक्चर्स होते हैं वो मुझे देने का बड़ा मजा आता है। स्टूडेंट्स का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो खुल के सामने आ जाता है। सीएसएस के पेपर हुए, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए टॉप 10 में आ गया, स्टूडेंट बी भी टॉप 10 में आ गया। दोनों ने प्रोग्रेस की, इसका मतलब है दोनों की तरक्की हुई। क्या बात, जबरदस्त जी, अफसर लाके, क्या बात, क्या बात। बात खत्म हो जाएगी। इकबाल कहता है सिर्फ ये देख लेना कि दोनों टॉप 10 में आए हैं, तो आप जी दोनों को इज्जत भी दें, रुतबा भी मिल गया, इनको इज्जत भी दें, इनको रिस्पेक्ट भी दें, क्योंकि इन्होंने जनाब तरक्की कर ली। इकबाल कहता है ये गलत है, क्योंकि पता लगा कि इसने चीटिंग की, इसने मेहनत की, तो आपने मेहनत करने वाले को और चीटिंग को दोनों को एक ही स्टेटस दे दिया। ये देखना ना, अगर तो इसने चीटिंग की है और उससे ये तरक्की कर गया, टॉप 10 में आ गया, तो क्या आप इसकी तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसने एफर्ट की, तो आप इसकी तारीफ करेंगे। तो असल इंपॉर्टेंस किस चीज की हुई? उस मेथड की, जिसके जरिए इन्होंने सीएसएस किया, ना कि मेयरली सीएसएस हो गया जी, टॉप 10 में आ गए, बस जिस तरह भी हो गए आ गए ना जी, क्या बात। सही जी। सो वेस्ट की तरक्की कैसे हुई?
वेस्ट की प्रोग्रेस कैसे हुई। वेस्ट 1930 में इंडस्ट्रियलाइज्ड है, एडवांस्ड है, तरक्की याफ्ता है। तो इसका मतलब है कि वेस्ट का सिस्टम, वेस्ट का निजाम ये जनाब बेहतरीन है, क्योंकि उस निजाम में रहते हुए उन्होंने तरक्की कर ली। नहीं, ये देखना पड़ेगा कि ये निजाम कैसे, किन मेथड्स पे चला। इस निजाम में तो आपने कॉलोनीज से रिसोर्सेज अपनी तरफ मंगवाए, उन रिसोर्सेज पे तरक्की की, लूट खसूट का बाजार गर्म किया। मेयरली तरक्की कर ली तो आपके निजाम अच्छा, मेयरली टॉप 10 में बंदा आ गया तो आपके बंदा बड़ा जबरदस्त है, बड़ा काबल, बड़ा मेहनती है जी, क्योंकि टॉप 10 में आ गया। आप ये देखेंगे किस तरीके से टॉप 10 में आया, आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इस निजाम ने तरक्की कराई। तो तरीका तो लूट खसूट का था जी। तो प्रोग्रेस कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया। और ये प्रोग्रेस जो है वो मटेरियल प्रोग्रेस ही जाहिर है, जो दुनियावी, जिस तरह भी एक बच्चे ने कहा। अगर हम इस चीज को एक लम्हे के लिए सच माने कि हाँ, कोई भी निजाम, उसको अगर आपने गेज करना है कि ये निजाम कितना बेस्ट है, और आप कहते हैं उसको बेस्ट देखने के लिए आप ये देखें कि वो निजाम आपको प्रोग्रेस करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। अगर करवाता है तो आप कहेंगे निजाम बेहतरीन है। तो इसलिए आज से तो निजाम कौन सा बेहतरीन हुआ जी, एज ऑफ 1930 कौन सा निजाम बेहतरीन हुआ? जो प्रोग्रेस कराता है, जो डेवलपमेंट करवाता है। जो निजाम प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कराता है जी, वही बेहतरीन है। तो कौन सा निजाम एज ऑफ 1930 बेहतरीन हुआ? वेस्ट का। ऐसा ही है। यानी कोई भी और निजाम, यानी इस्लामिक सिस्टम, क्योंकि इस्लामिक सिस्टम, क्या ये बेस्ट है? तो देखते हैं जी, क्या इसने प्रोग्रेस करवाई? तो जी मुसलमान एज ऑफ 1930 तो डिवाइडेड है पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि ये निजाम ठीक नहीं है। यानी कि ये जब आप आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं पूरा इस्लामिक सिस्टम जो गॉड की तरफ से आया हमने तो नहीं दिया, जो उसके मैसेंजर की तरफ से आया हमने तो नहीं दिया, जो गॉड का कॉन्स्टिट्यूशन है इस निजाम का, कि इसके मुताबिक आपने चलना है। तो ये तो फिर सारा क्या हो गया, नाउजुबिल्ला, ये तो खराब हो गया सारा। क्यों? क्योंकि जनाब इस निजाम ने तरक्की नहीं करवाई। प्रोग्रेस कोई तरीका वो नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है कि जो निजाम प्रोग्रेस कराए वो निजाम ठीक है, और जो निजाम प्रोग्रेस ना करवा रहा हो आपके वो गलत है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। फिर क्राइटेरिया है क्या? अगर तरक्की, डेवलपमेंट क्राइटेरिया नहीं हो सकता तो फिर क्राइटेरिया है क्या? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। सिर्फ सवाल उठा के तो बात खत्म नहीं हो सकती, आगे अपनी बात बतानी भी तो पड़ेगी। फिर आप क्या समझते हैं जी कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ अ सिस्टम? अगर प्रोग्रेस क्राइटेरिया नहीं है तो क्या क्राइटेरिया है किसी भी सिस्टम की स्ट्रेंथ को जांचने का? तो इकबाल के नजदीक सिस्टम मस्ट बी नेचुरल। सिस्टम नेचुरल होना चाहिए।
कानून फितरत के मुताबिक होना चाहिए, नेचुरल सिस्टम होना चाहिए, वही बेहतरीन सिस्टम है। कौन से सिस्टम की बात हो रही है? याद रखें, पॉलिटिकल सिस्टम की, सियासी निजाम की, कि पॉलिटिकल सिस्टम नेचुरल होना चाहिए। और फिर उस पॉलिटिकल सिस्टम का सॉवरन, उसकी सोवरेनिटी जिसके पास है, वो ऑल पावरफुल होना चाहिए। जितनी उसकी सॉवरन पावर ज्यादा, उतना वो निजाम स्ट्रांग। तो इकबाल कहता, आओ एक कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न सिस्टम। तो देख लेते हैं फिर कौन नेचुरल है और किस में सॉवरन पावर्स किसके पास ज्यादा है। तो एक कंपैरिजन बना देते हैं। इकबाल कहता है वेस्ट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अननेचुरल है, जबकि जो इस्लामिक सिस्टम है वो नेचुरल है। कैसे? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये आपस में इंटरट्विन्ड है इस्लामिक सिस्टम में। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वेस्टर्न सिस्टम में सेपरेट है। रिलीजन इस्लाम, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक। रिलीजन को एक्सरसाइज कौन करता है? पीपल, सोसाइटी, ऐसे ही। तो जब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स साथ साथ चलते हैं तो उसका पहला इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। तो सोसाइटी कैसी रहती है, उसकी टेंडेंसी कैसी रहती है? इस्लामिक। तो मैं पहले कह चुका हूं, इकबाल कहता है कि सोसाइटी को समझना है तो किसको समझो? अगर आपने सोसाइटी को समझना है तो किसको समझो जी? कल्चर। तो अगर सोसाइटी इस्लामिक, तो उसका कल्चर भी ऑटोमेटिकली क्या? इस्लामिक। ये बात समझ आ रही? नेचुरल कनेक्शन डेवलप हो रहा है ना, यहां से आ रहा है रिलीजन से, नीचे नेचुरल कनेक्शन बनता जा रहा है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिस्टम इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर। तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक जब इकोनॉमी चलेगी, इस्लामी असूलों के मुताबिक जब इकोनॉमी चलेगी, तो मैं पहले कह चुका हूं कि जैसी इकोनॉमी वैसा ही क्या डेवलप होगा? जैसी इकोनॉमी वैसा क्या? क्यों जी? इंटेलेक्ट, फिक्र, सोच माशरे की वो वैसी डेवलप होगी। तो एक नेचुरल कनेक्शन है। जिस तरह रूह और जिस्म नेचुरली कनेक्टेड है, आप इनको अलग-अलग नहीं कर सकते, इसी तरह सोसाइटी एंड कल्चर नेचुरली कनेक्टेड है। इसी तरह इकोनॉमी एंड इंटेलेक्ट नेचुरली कनेक्टेड है। और इसी तरह रिलीजन एंड पॉलिटिक्स भी नेचुरली आपस में इंटरट्विन्ड है।
जबकि मगरबी माशरे में ऐसा नहीं है। तरक्की का मेयार तो जनाब 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक अब्बासी खलीफा थे, बड़ी तरक्की करवाई उन्होंने, बड़ी तरक्की करवाई। फिर स्पेन में भी मुसलमानों की खिलाफत रही, बड़ी तरक्की हुई। फिर ऑटोमन आ गए जी, क्या बात है जी। फिर बाद में डिक्लाइन कर गए। तो अगर तरक्की क्राइटेरिया है तो डिक्लाइन का जिम्मेदार भी फिर वही सिस्टम हुआ ना। अगर सिस्टम ही तरक्की करवा रहा है और कल को आप डिक्लाइन कर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार भी कौन हुआ फिर? सिस्टम ना। ये आर्गुमेंट ही गलत है इकबाल के नजदीक। नेचुरली कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरी तरफ इकबाल कहता है क्या है जी, देख लेते हैं। वेस्ट में सोवरेनिटी, इक्तदार आला, हाकमियत किसकी है? सोवरेनिटी लाइज विद किसके साथ? पीपल। एक डेमोक्रेसी में पीपल अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, और अगर पीपल ही चाहे तो वो अपने रूलर्स को हटा सकते हैं जमहूरी तरीके से। ऐसा ही है, क्यों जी? तो इसका मतलब हुआ कि पावरफुल पीपल हुए ना जी। ताकत का सरचश्मा अवाम है, कितनी दफा सुनते हैं। सुनते हैं जी ये बात। लेकिन ये पीपल एक खास डिफाइंड लैंड, टेरिटरी, उसी में अपनी ताकत का सरचश्मा एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीपल इन फ्रांस कैन नॉट elect रूलर्स इन इटली। क्यों जी? समझ आ रही कि ये जो पीपल हैं ये ताकत का सरचश्मा एक खास गिवन लैंड में साथ जुड़ा दूसरा नेबरिंग कंट्री, क्या उसमें भी वो कर सकते हैं? वो तो इसी में करेंगे ना, यहां पर इनके लोग करेंगे, यहां पर इनके लोग करेंगे। यानी इस ताकत के सरचश्मे यानी कि अवाम, इनकी पावर एक खास गिवन लैंड, पीस ऑफ लैंड तक है बस। जबकि इसके वर्सेस इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, इसका सॉवरन कौन है जी? इसकी सोवरेनिटी, इसका इक्तदार आला, इसकी हाकमियत किसके साथ जुड़ी हुई है जी? इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम का सॉवरन, हाकमियत, इक्तदार आला किसके साथ जुड़ी? गॉड के साथ। गॉड पूरी यूनिवर्स पर अपनी हाकमियत एक्सरसाइज करता है। वो किसी एक मुस्लिम मुल्क का हाकिम नहीं है, वो पूरी यूनिवर्स का हाकिम। जिसकी हाकमियत, जिसकी सॉवरन पावर्स की रीच ज्यादा, सॉवरन पावर्स की रीच या एक्सरसाइज करने की जो उसकी टेरिटरी है, वो जिसकी ज्यादा, सिस्टम तो उसका बड़ा हुआ ना जी, निजाम तो उसका बड़ा हुआ।
एक तरफ पीपल हैं जो सिर्फ एक खास गिवन लैंड में अपनी हाकमियत एक्सरसाइज करते हैं, एक तरफ गॉड है जो पूरी यूनिवर्स पर अपनी हाकमियत एक्सरसाइज करता है। तो बड़ा पावरफुल कौन हुआ? ये जिस दिन इकबाल के एड्रेस को ना उसकी ट्रू स्पिरिट में हम अपने मैट्रिक FA BA तक ले गए ना, हमारे आधे मुताला पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। और ये मसाइल कि हमने एक लिबरल मुल्क बनाना था, हमने मॉडरेट मुल्क बनाना था, हमने करना क्या था? बस चपेड़े मार मार के बंदा लंडे के लिबरल्स को ना साइड पे कर दे बिल्कुल। क्यों जी? इस्लामी निजाम का मतलब ये नहीं है कि आप जो मदीना में हो रहा था 1400 साल पहले, आप वो आज वही नाफिज कर दें। ये इस्लामी निजाम नहीं है। इस्लामी निजाम ये है कि मदीना में जो अदल का मयार था वो आज भी वही रहे, जो समाज में बराबरी थी वो आज लेके आए। समझ आ रही जी? जो हलाल का तसव्वुर था इकोनॉमी में वो इंटैक्ट रखें। आज की रोशनी में, आज के यानी कि मसाइल को इस्लामी कवानीन की रोशनी में, ये नहीं है कि चीज को पूरे का पूरा उठा के जो है वो उसको ले आना। एनीवेज, तो जनाब जो पूरी यूनिवर्स को चला रहा है वो बड़ा हाकिम हुआ ना जी। एक जमींदार के पास 10 एकड़ है, दूसरे जमींदार के पास 100 एकड़ है, तो बड़ा जमींदार कौन हुआ? जो 100 एकड़ को मैनेज कर रहा। तो जिसके पास जमीन ज्यादा, हाकमियत उसकी ज्यादा। वेस्ट की हाकमियत जिसके साथ आप जोड़ते हैं वो तो सिर्फ एक लैंड का, और यहां पूरी यूनिवर्स का। आप समझ आई? प्रोग्रेस कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया। ये आ रहे हैं अब क्राइटेरिया किसी भी निजाम की स्ट्रेंथ के। फिर वेस्ट का जो सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करने वाला ताकत का सरचश्मा पीपल, ये पीपल खुद लॉ मेकिंग नहीं कर सकते। ये तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इनको इख्तियारात देते हैं कि भाई आप लॉ मेकिंग कर लो। खुद तो नहीं करते ना, अवाम अवाम अपने नुमाइंदे बनाते हैं और वो नुमाइंदे कानून साजी कर लो। ऐसा ही है। ये बात समझ आती है? असम्बलियां बना ली, सेनेट बना ली, कांग्रेस बना ली, नेशनल असेंबली बना ली। ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन वो अवाम खुद नहीं कानून बनाती, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए कानून बनाती है। ऐसा ही है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक सिस्टम में जो गॉड है वो खुद लॉ मेकर है जी। कभी उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन तौरात की सूरत में दिए, कभी जबूर की सूरत में, कभी अंजील की सूरत में, कभी कुरान की सूरत में। वो खुद लॉ मेकर है। ये बात समझ आ रही है जी? तो वो खुद बड़ा सॉवरन भी है, लॉ मेकिंग भी खुद करता। तीसरी बात, वेस्ट में अगर कोई किसी लॉ को
वायलेट करता है, तो वो कौन करता है वायलेट लॉ? उसी मुल्क के रहने वाले सिटीजन, पीपल वही करते हैं। ये वही पीपल हैं जिन्होंने अपनी ताकत का सरचश्मा जिन्हें आप कहते हैं। लेकिन ये ताकत का सरचश्मा जब लॉ वायलेट करता है तो पनिशमेंट भी किसको मिलती है? उन्हीं लोगों को मिलती है ना जो लॉ को वायलेट करते हैं। यानी आप एक तरफ कहते हैं वो ताकत का सरचश्मा है, और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को आप सजाएं भी देते हैं अगर वो लॉ वायलेट करें। जबकि दूसरी तरफ सॉवरन तो इतना सॉवरन होना चाहिए ना जी, कि किसी की जरूरत ही ना हो कि वो उससे पूछ सके कि भाई तूने नमाज पढ़ी, तूने रोजा रखा। क्यों जी? तो गॉड से कौन पूछ सकता है कि हाँ भाई तूने जल्जले ला के इतने हजारों लोग मार दिए, तूने सैलाब ला के इतने लाखों लोग मार दिए, तूने कोविड दुनिया में ला के इतने करोड़ों लोग मार दिए? कौन पूछ सकता है? क्या कोई इस सॉवरन को क्वेश्चन कर सकता है? क्या उसको किसी कोर्ट ऑफ अपील में ला सकता है, खड़ा कर सकता है? क्यों जी? सॉवरन तो फिर यॉन बुदन कहता है ना, यॉन बुदन, हम नहीं कहते, वेस्ट का ही एक स्कॉलर कहता है कि सोवरेनिटी क्या है। सोवरेनिटी क्या है? सोवरेनिटी एब्सोल्यूट पावर, अनरिस्ट्रेन्ड बाय एनी लॉ। हाकमियत क्या है? इतनी एब्सोल्यूट पावर कि वो किसी भी लॉ से आप उसको चेक में ना रख सकें। एब्सोल्यूट पावर अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। तो वो एब्सोल्यूट पावर अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ क्या यहां अप्लाई हो रही? जिनको आप कहते हैं ताकत का सर चश्मा, उन्हीं को आप अकाउंटेबल भी करते हैं। लेकिन इस्लामिक सिस्टम में जो गॉड है उसको कोई पूछ नहीं सकता, उसको कोई अकाउंटेबल नहीं कर सकता। जिसकी हाकमियत ज्यादा, उसी का निजाम बेहतरीन। और जो निजाम कुदरत या फितरत के असूलों के मुताबिक, वही निजाम बेहतरीन। समझ आई जी बात की? ये उसका अभी दूसरा फीचर आया। ये वाला अब आखिरी फीचर, जेनेसिस ऑफ आर नेशन। एक कौम बनती कैसे है? कौम कैसे बनती? वेस्ट में जो एक उसकी तहरीरों में, मगरिब की तहरीरों से आपको इकबाल कहता चीज मिलती कि जी क्योंकि हमारी लैंग्वेज एक है तो हम एक कौम है, क्योंकि हमारा कलर एक है तो हम एक कौम है, इवन क्योंकि हम रिलीजन एक है तो हम एक कौम है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री एक है तो हम एक कौम है, ईटीसी। यानी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन कलर, कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ज्योग्राफी। इसकी बुनियाद पर जनाब दुनिया में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। जो है जी कौम के जेनेसिस क्या होते हैं?
इकबाल कहता है ये सब कंस्ट्रक्टेड, ये बनाई जाती हैं वजूहात, ये भी नेचुरल नहीं है। कौम कैसे बनती है? फिर अगर ये वजूहात नहीं है, असल वजह ये नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड है इकबाल के नजदीक, ये नेचुरल नहीं है, तो कौम बनती कैसी है? इकबाल कहता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल दुनिया में जहां भी कहीं पर आबाद होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ये अपना एक वे ऑफ लाइफ, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी तश्कील दे लेते हैं, इसको डेवलप कर लेते हैं। वो उनके कल्चर में भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो उनकी सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो उनकी पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो उनकी इकोनॉमी में भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। समझ आ रही जी? तो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, वो अपना एक वे ऑफ लाइफ, एक तशख्खुस, एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, जो उनके मुख्तलिफ कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के जरिए रिफ्लेक्शन हो रही होती है उसकी, उस वे ऑफ लाइफ की। जब इस वे ऑफ लाइफ यानी इस आइडेंटिटी को किसी भी अदर ग्रुप ऑफ पीपल, जब उससे थ्रेट होता है, खतरा महसूस होता है या खतरा आता है, तो फिर लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइन हैंड कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो फोर्स, जो कुव्वत इस्तेमाल की जाती है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वो कुव्वत होती है कि आ जाओ सारे कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले इकट्ठे, आ जाओ सारे एक कलर वाले, एक रेस वाले, एक रिलीजन वाले, एक हिस्ट्री वाले, एक ज्योग्राफी वाले, आ जाओ सब। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी को इस ग्रुप ऑफ पीपल से खतरा है। आ जाओ सारे, हम एक हैं, हमें बचानी है अपनी आइडेंटिटी। तो असल में कौम किस तरह तश्कील होती है? आइडेंटिटी की वजह से, शनाख्त की वजह से। आइडेंटिटी बुनियाद है जी, बेस है किसी भी नेशन के बनने की। ये बात समझ आई जी? मीनिंग देयर बाय कि इंडिया के मुसलमानों आओ ज्वाइन हैंड कर लो, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी इन इंडिया थ्रेट में है। तो जिसकी आइडेंटिटी थ्रेट में चली गई, वो उसको प्रोटेक्शन के लिए लोग एक हो जाते हैं, हेंस वो क्या हो जाते हैं? नेशन। और जनाब, हम जो मुस्लिम्स इन इंडिया हैं, हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, जिसकी वजह से हम एक नेशन है इंडिया में। मुस्लिम्स इन इंडिया आर ए नेशन। मुसलमान इंडिया में एक कौम है, बिकॉज देयर आइडेंटिटी इन इंडिया इज थ्रेटन्ड। हमारी शनाख्त थ्रेटन्ड है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कौमें बनती हैं वो बनती इसलिए है कि जब उनकी शनाख्त खतरे में पड़ती है। तो हम भी एक कौम है, क्योंकि हमारी शनाख्त खतरे में। हमारी शनाख्त खतरे में क्यों है? अब बात तो ना करनी, उसको एक्सप्लेन भी तो करना, एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है ना जी, कि कैसे खतरे में है भाई।
कौन से पहाड़ टूट पड़े? पहाड़ ये टूटे हैं कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी ले आए हैं 1892 में, फिर इसको इन्होंने आगे एक्सपैंड किया डेमोक्रेसी को 1909 में, 1919 में और किया। ये जो डेमोक्रेसी इंडिया में आई है, हमें इससे इतराज नहीं है, लेकिन इस डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ने ही डोमिनेट करना है, और मेजॉरिटी मुस्लिम्स तो है नहीं। तो जो मेजॉरिटी में होगा वही डेमोक्रेसी को डोमिनेट करेगा, और मेजॉरिटी फिर अपने बिलीफ सिस्टम, अपने फेथ के मुताबिक लॉज बनाएगी। सही है जी। और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, भाई हमारे लॉज तो बने पड़े कब से, मतलब फिर हमारे लॉज की जगह कोई और लॉज हमारे पे अप्लाई किए जाएंगे, जिससे हमारी आइडेंटिटी खतरे में पड़ेगी, हमारी इकोनॉमिक लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारा कल्चर, हमारा इंटेलेक्ट, वो सब खतरे में है। अब बात समझाई जी? यानी इकबाल की डेफिनेशन देखे ना वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ अ नेशन अप्लाई हुई, ना वो इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ उम्मत में गया, बल्कि एक तीसरे तरीके से उसने मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को डिफाइन किया। हमारी शनाख्त खतरे में, क्योंकि इस निजाम में जो जमहूरियत का निजाम है, ये नहीं कि वो उसके अगेंस्ट है, जमहूरियत के जिस तरीके से इंडिया में आ रहा है उसमें हमें खतरा है। तो हमें तो ऐसा निजाम चाहिए जो कंप्लीट कोड हो, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ ऑफर करता हो, जिसमें हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रह सकती है। तो ऐसे सिस्टम के लिए जो नेचुरल हो, ऐसा सिस्टम जो कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हो, ये पूरे यूनाइटेड इंडिया में तो इसकी एप्लीकेशन क्या पॉसिबल है? हमने कोई दूसरों पे जबर करके उन पे तो नहीं ना अपना निजाम राइज करवाना। तो पूरे यूनाइटेड इंडिया पे तो इसकी एप्लीकेशन इस नेचुरल और कंप्लीट कोड की पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, मुस्लिम मेजॉरिटी में तो नहीं है। और माइनॉरिटी किसी भी इलेक्शंस में वो तो नहीं ना ऊपर आके लॉ मेकिंग या हुकूमतें बना सकती। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अगर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, इनको अमेलगमेट करके एक स्टेट बना दी जाए, जिसमें मुसलमान अपने असूलों के मुताबिक चला लें इस एरिया को, विद इन इंडिया और विदाउट इंडिया। ये पूरा सेंटेंस है। चाहे इंडिया के अंदर, यानी ये पूरा इंडिया, इसमें हमारे ये वाले जो इलाके हैं, इसमें हम अपने तरीके से रह लेंगे, रहेंगे हम एक इंडिया में, लेकिन हम इसमें अपने तरीके से रह लें विद इन इंडिया। और विदाउट इंडिया यानी हमारे फिर या फिर ये इलाके अलग ही हो जाए, इनका बाकी इलाकों के साथ कोई ताल्लुक ना। तो अगर विद इन इंडिया, तो फिर इस पूरे इंडिया का क्या निजाम होगा? वो आ गए ना पॉलिटिकल फीचर्स। ये पूरे इंडिया में जाहिर है इसकी यहाँ पे असेंबली भी होगी, उसमें फिर हमारे 33% लोग बैठे। ये पूरा इंडिया फेडरेशन हो, इसमें ऑटोनॉमी भी हो। समझ आ रही जी? इसमें इसके पंजाब में सीटें कितनी देनी है वो सेंटर ने तयन करना है, इसके सिंध को बॉम्बे से अलग करना है वो भी सेंटर ने तयन करना है। तो पॉलिटिकल जो फीचर्स हैं, अगर एक इंडिया, उसमें हमारे इलाके लगा दे दो, उसमें हम अपने मुताबिक रह लें, ताकि हमारी आइडेंटिटी सिक्योर रहे।
या फिर जिस तरह 1930 में इंडिपेंडेंस के नाम पर बहुत कांग्रेस की ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस की तहरीक चलानी शुरू की, वो बड़ी जोर पकड़ रही है। तो अगर अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के जाते हैं तो मेहरबानी हमें हमारे इलाके अलहदा दे दो, ताकि हम उसमें अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि हमें कौम है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी थ्रेटन है। अब पिछले जो दोनों फीचर्स हैं इस जेनेसिस ऑफ अ नेशन में, वो इनकॉर्पोरेट हो गए ना आगे बीच में। ये है इकबाल असल, जो जिसने हमें इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड की है भाई। ये ना होता तो हमें इंटेलेक्चुअल बेस ना मिलती पाकिस्तान की। उसने अपने पूरे एड्रेस में कहीं ये नहीं कहा कि हाय हिंदू हमारे खिलाफ, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। उसने कोई मजाहिब की जंग बना के बात नहीं की। उसने अपना एक नुक्ता नजर रखा। बहुत बाद में, कंक्लूजन में आने, 1940 में जिन्ना ने एक स्पीच की है। जिन्ना की स्पीच कहती है मुस्लिम्स इन इंडिया आर ए नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है। अब कोई दुनिया में रेस की बुनियाद पे नेशन है, कोई लैंग्वेज की बुनियाद पे नेशन है, कोई कलर की बुनियाद पे नेशन है, समझ आ रही जी, कोई रिलीजन की बुनियाद पे नेशन है। तो ये जितनी भी नेशंस हैं दुनिया में, हम उन तमाम की डेफिनेशन के मुताबिक इंडिया के मुस्लिम्स भी एक नेशन है। क्यों? ये कैसे जिन्होंने बात कर दी? जाहिर है वो इंस्पायर किससे हुआ इस बात को करने के लिए? इकबाल से। और किसी भी दुनिया की नेशन की डेफिनेशन को जब आप डिग करेंगे, अगर आप उसको डिग करेंगे, तो उसके नीचे आइडेंटिटी थ्रेट मौजूद होगा, जिसकी वजह से वो नेशन बनी। तो आइडेंटिटी थ्रेट इंडिया के मुस्लिम्स को भी, शनाख्त का मसला। आज भी इंडिया में आपको ये नजर आ रहा है ना जी, शनाख्त का है तो मसला। सही जी। सो ये है जी इकबाल का ड्रेस, कि जो हमारी रियल सेंस में, उसके क्रिटिसिज्म में जाने की जरूरत को नहीं है। हम फ्रीडम मूवमेंट, पाकिस्तान अफेयर्स की पढ़ रहे हैं। हमने कोई इकबाल के एड्रेस को क्रिटिक नहीं करना। वो हमारे इस पेपर से बाहर, यानी आप यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हैं, आप एकेडमिया से रिलेटेड हैं, तब उसके क्रिटिसिज्म में आप जा सकते हैं। लेकिन सीएसएस की डोमेन में रहते हुए हमने उसकी तारीफ ही करनी है, भाई इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं थी। आप जाती तौर पे क्या समझते हैं वो आप अपने पास ही रखें, पेपर में यही बातें लिखनी है। यही आइडियोलॉजी है जी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसकी। जी बिल्कुल, उससे बाहर तो नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 के एंड में, जहाँ पे सर सैयद इकबाल और उन सबका जिक्र है ना, वहां पे जो उसके शुरू वाला जो पोर्शन है, उसमें फिर और भी चीजें, उसकी एपिस्टेमोलॉजी और बाकी एस्पेक्ट्स, वो तो बीइंग अ फिलोसोफर, वो आप उसको लेके आ रहे होंगे साथ साथ। लेकिन जो पेपर 2 का हिस्सा, उसमें तो बिल्कुल यही। ये था जी आज का लेक्चर। और कल फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इसको देखेंगे। किसी का कोई इशू, कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सर इसकी रीडिंग
इकबाल का आर्टिकल ऑनलाइन पड़ा हुआ है जी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो पहले लेक्चर में ही मैंने हर पोर्शन के लिए जो किताबें मेंशन कर दी थी वही हैं, उन्हीं को देख लें। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज की, जमीलुद्दीन अहमद की। लेकिन मेरी पर्सनल तो यही है कि अगर आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको एक दफा जरूर पढ़ें। ओके जी, कल मिलते हैं। टेक केयर।